जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका हिंदी साहित्य को, और हिंदी साहित्य की आज हम लोग पहुंच चुके हैं आपका तीसरी क्लास। तो आज की क्लास को साथ ही कंटिन्यू करते हैं, बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से हमको इसको पढ़ना है। तो मुझे बताएंगे कल हमने आपकी बातों को कहाँ से शुरू किया था। कल साथ ही हमने शुरू किया था आपका हिंदी साहित्य में जो ये देवनागरी लिपि है इस पर सुधार की बात को, ठीक है। सुधार की बात को, आवाज नहीं आ रही है? बोलेंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में हम लोग पहुंच रहे थे देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार कब कब हुए। कल साथी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले छापे खाने के लिए 190 जो फॉन्ट इस्तेमाल हुए उनका क्या नाम था, बताएंगे। देवनागरी लिपि में सुधार, क्या क्या योगदान दिए, कैसे कैसे शब्द आए, कैसे कैसे अक्षर आए। तो इसमें मैंने बोला तिलक फॉन्ट आए छापे खाने के लिए, वो एक सुधार है। एक आता है आपका साथी सावरकर बंधुओं ने, कौन? सावरकर बंधुओं ने, सावरकर बंधुओं ने, बंधुओं ने गांधी जी की पत्रिका, गांधी जी की पत्रिका हरिजन सेवक संघ के लिए, क्या नाम था पत्रिका का? हरिजन, हरिजन के लिए, हरिजन के लिए हिंदी की 12 खड़ी तैयार की। हिंदी की 12 खड़ी, तो हिंदी में कितनी खड़ी होती हैं? शायद पहली कक्षा में हिंदी के छात्रों ने तो सबने पढ़ा होगा। 12 खड़ी तैयार की, जानते हैं साथी खड़ी? वो तो भूल गए होंगे, बचपन की बातें होंगी। तो हमारे स्वर कितने होते हैं कुल? तो आप कहेंगे भैया स्वरों की संख्या की यदि हम बात करें उच्चारण के आधार पर 10, क्या बोलेंगे? स्वरों की संख्या पूछे 11, और कुल स्वर अब कौन? अनुस्वार और अब अयोगवाद होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को शामिल करके 13। तो फिर 12 खड़ी में क्या नहीं आएगा? तो आप कहेंगे भैया री इसमें शामिल नहीं होता। तो 12 खड़ी कौन कौन सी होती हैं? ए, आ, इनको मिला करके लघु ई, दीर्घ ई, री नहीं आएगा, ऊ, दीर्घ ऊ आपका, फिर क्या आएगा साथी आपका? ओ, फिर ए, आई आ जाएगा, ओ, औ आ जाएगा, और साथ ही आपका क्या आएगा? अनुस्वार और विसर्ग। यानी यदि इनको किसी व्यंजन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये 12 खड़ी का काम करते हैं। 12 खड़ी का री क्यों शामिल नहीं होता जी? री को कहा इन्होंने आपका सावरकर बंधुओं के अनुसार कि री में जो स्वर की ध्वनि है वो लुप्त प्राय है। स्वर की ध्वनि लुप्त प्राय से क्या मतलब है? री किसका आवाज देता है? तो आप कहेंगे भैया वो रे व्यंजन की तरफ आवाज देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षांत जी वेरी गुड। तुम बनाइए, जैसे यहाँ पर के की 12 खड़ी तैयार करनी है, यूपीएससी इंटरव्यू का सवाल, का 12 खड़ी लगातार बोल के दिखाइए। क्या बोलेंगे? के और की, और ये क्या होगा? की, कु, कु, के, कए, को, कौ, कौ, का, कहा। ठीक है, तो ये 12 खड़ी होती हैं। तो ये 12 खड़ी किसने विकसित की फिर आपका मात्राओं के रूप में? सावरकर बंधुओं ने। किसने जी? सावरकर बंधुओं ने। अच्छा जी। फिर एक काम होता है आपका साथी क्या? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार, डॉक्टर श्याम सुंदर दास उन्होंने भी एक बदलाव किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, मुझे बताइए पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं साथी? हर वर्ग का 5वां। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, जो हम करते भी आए, अनुस्वार का, अनुस्वार का नहीं, अनुस्वार के लिखिए, अनुस्वार के प्रयोग की सलाह दी, सलाह दी अनुस्वार के प्रयोग की। जैसे अगर हम बात करें पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, क्या 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 क्या? अंगा, जय छे जय है, अइया, ठे डेढ़ है, अणे, थे देद है, ने, पे बे मैं। इनके स्थान पर साथी किसके प्रयोग बात कर रहे हैं? अनुस्वार के। और आप जानते हैं अनुस्वार क्या है? बोलेंगे अनुस्वार क्या है साथी? बहुत ठीक लिखा, अजय यादव जी, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे भैया? पिछले क्या लिख रहे हैं? पिछले नोट्स में री लिखो भाई, वो स्वर लिख रहे होंगे ऊपर सारे 13। मैंने आपको स्वर बताए होंगे कि 13 स्वर हैं। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ ऐ। नीचे खड़ी उसमें जो लिख रही होंगी वो 12 ही लिख रही होंगी। बहुत बढ़िया, साकिल जी ने कहा है हर वर्ग का 5वां। तो उनके स्थान पर किसका प्रयोग? आपका अनुस्वार का प्रयोग, सॉरी, अनुस्वार का प्रयोग। ये हम साथी करते भी आए थे या नहीं? जी भैया, हम लगातार करते भी आए। जैसे हमने लिखा था, आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि पंचमाक्षर हैं अणे, तो इसकी जगह कौन सा आ जाएगा आपका? अंकी बिंदी आ जाएगा, दंड। तो यानी वो अंकी बिंदी क्या है? वो अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। इसके आगे चलते हैं साथी। तो फिर क्या प्रयास होता है? फिर होता है 1935 में, 1935 में नागरी, 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति,
तो ये कमेटी चाहिए अगर सुधार करना है तो फिर यहाँ पर एक समिति गठित होती है। अब तक तो इंडिविजुअल सुझाव थे, सावरकर बंधु ने दे दिया, ठीक है, या आपका किसी अन्य विद्वान द्वारा दे दिया गया हिंदी के। लेकिन एक ग्रुप की आवश्यकता पड़ी तो 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ, ये याद रखना है, गठन हुआ। और इसके सभापति बनाए गए थे, याद रख लेना, सभापति इसके गांधी जी को बनाया गया था, सभापति गांधी जी। तो पूछे कभी भी कि पहली जो आपका नागरी लिपि के लिए सुधार समिति गठित हुई उसके प्रथम सभापति कौन नियुक्त हुए, तो आप कहेंगे गांधी जी नियुक्त हुए। कौन नियुक्त हुए जी? गांधी जी नियुक्त हुए। 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने, जो देवनागरी लिपि के नागरी प्रचारिणी सभा से मतलब है कि वह आपका एक संगठन था जो देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा था कि हिंदी का या देवनागरी का अधिक से अधिक प्रयोग इस भारत में होना चाहिए, ठीक है। आगे 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने, क्या बोलोगे, नागरी प्रचारिणी सभा ने आपका नागरी समिति का गठन किया। कौन सी? नागरी लिपि सुधार समिति का, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया। तो ये दोनों वर्षों में अंतर आ जाएगा कि नागरी प्रचारिणी ने, ये आपसे पूछे गांधी जी की सभापति की अध्यक्षता का जो है सुधार समिति का गठन किया। अगला आता है साथी आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी सुधार समिति का गठन किया, नागरी सुधार समिति का गठन किया, नागरी सुधार समिति का गठन किया साथी। तो ये क्या है? ये कुछ संगठन है जो देवनागरी लिपि में सुधार के लिए गठित हुए और जिनसे प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद होती है। बहुत बढ़िया, शिवम सिंह जी बहुत ठीक लिखा है, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने साथी, आगे आते हैं फिर हम क्या बोलेंगे, जो एक और सुधार है, बहुत प्रमुख सुधार है, मैं आपको अक्सर बताता रहा हूं, शायद वर्णमाला में भी मैंने बताया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किसके प्रयोग की बात की थी साथी, बताएं आप लोग? नुक्ता का प्रयोग। और आप लोग एक बार सोचिए कि नुक्ता का जो प्रयोग होता था, नुक्ता के प्रयोग की सलाह की। कौन से 5 अक्षर मैंने आपको बताए थे साथी, नई ध्वनि जिनको हम कहते हैं, तो वो थे का, खा, गा, का, खा, गा, जा और पा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो इस तरह से देवनागरी लिपि में कुछ सुधार किए गए। मात्राओं के, अनुस्वार, बिंदु, अनुस्वार की जगह हम पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार हटा के पंचमाक्षर लिख सकते हैं। फिर आपका नुक्ता के प्रयोग की बात आई, तो ये कुछ सुधार हुए, ठीक है। बहुत बढ़िया साकिल, फिर से ठीक लिखा आपने। आगे अगला प्रश्न है आपका साथी, क्या बोलेंगे भाई? ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। अब आते हैं हम हिंदी, प्रश्न पूछ रहे हैं जी माने, क्या पूछ रहे हैं? माने वो कारक थोड़ी चल रहा है मनीष यादव जी। मीरा ने अर्चना को कलम दी, कौन सा कारक होगा? एक पूछ रहा माने बाजार से कपड़े खरीदे, कौन सा कारक होगा? अच्छा, आप शायद वो प्रश्न पूछने लगते हो जो रिसेंट में आप कहीं कोई टेस्ट देते हैं, कोई किताब में सॉल्व करते होंगे। हैं भाई, मैंने आपको कारक पढ़ा दिया है, ध्यान से पढ़िए उसको, जितनी संभावनाएं हो सकती है वो मैं बता चुका हूं आपको। अब किसी किताब में कहीं उत्तर है और आपको कंफ्यूज वो कर देता है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए साथी, ना इस कक्षा के ऊपर होनी चाहिए। आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर आते हैं, हिंदी कैसी भाषा है हमारी, बताएंगे? मैंने आपको बताया था हिंदी एक राजभाषा है। राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा बोलेंगे जी। अगर मैं राजभाषा की बात करता हूं तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। इसलिए 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए सारे साथी? इसीलिए 14 सितंबर को हम को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुई? ये राजभाषा स्वीकृत हुई। यहां पर साथी 2 दिवसों का और वर्णन आता है। अगर हम 14 सितंबर की बात करें
तो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा हालांकि सारे हिंदी के सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन में भी। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम साथी बताएंगे। विश्व हिंदी दिवस सन 2006 से मनाना इसको शुरू किया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था आपका, 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में, उसी की याद में। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। और एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जिसको यूनेस्को ने घोषित किया साथी आपका सन 2000 में, मतलब 1999 में लगभग घोषित हुआ था, सन 2000 से मनना शुरू हुआ, पूरी दुनिया में बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो भाषा से संबंधित ये तीन तीन दिवस लगातार पूछे जाते हैं साथी। तो हिंदी को 14 सितंबर क्या माना गया आपका साथी, यहाँ पर याद रखेंगे, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन है, तो क्या बोलेंगे, संविधान, संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। ये आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे, बताइए साथी, एक बार पढ़ चुके होंगे। भाषा और भाषा से संबंधित अनुच्छेद आप पढ़ चुके पॉलिटी में, अभी हाँ या ना। तो 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है, ये है वह की पंक्तियां पूरी कर लिया करो भाई, कहीं छूट जाए तो। क्या बोलेंगे, 22 भाषाओं। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 8वीं अनुसूची के किस भाग में साथी, तो आप कहेंगे भाग 17 में, भाग 17 में ये वर्णन है। आप मुझे बताइए मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी। बहुत बढ़िया अमित कुमार यादव जी, रीता किशोर, बहुत शानदार। मूल संविधान में बच्चों भाषाएं कितनी थी, क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी दोस्त, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी का वर्णन था, 14। और 14 कौन कौन सी आपका बोले भैया फटाफट से। एक तो हम कहां से शुरू करते हैं आपका, बताओ भी साथी, कहां से शुरू करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू कर लेते, किसी भी एक कोने को पकड़ लीजिए आप, दक्षिण से शुरू कर लीजिए। जैसे दक्षिण में कौन सी, कन्नड़ का वर्णन था, कन्नड़ का, दक्षिण की मलयालम का वर्णन था, मलयालम का वर्णन था, ये दक्षिण में हो गई आपका। आप भी बोलना। तीसरा आपका, इधर से चले तो महाराष्ट्र में मराठी होगी, मराठी, मराठी के ऊपर साथी गुजराती है या नहीं है। अच्छा ये बताओ राजस्थानी है या नहीं है, हाँ या ना। गुजराती का वर्णन मिलेगा, ठीक है। चौथा हम साथी किसको, पांचवा हम हिंदी को पढ़ ही रहे हैं, हिंदी हो गया। हिंदी, हिंदी पूरा उत्तर भारत में, लगभग उत्तर भारत में, ठीक है। हिंदी के साथ में साथी क्या आपका बांग्ला, बांग्ला। तो 6 तो ये एक एक भाषा आप लिखेंगे सारे साथी। कितनी भाषाएं थी जी, लोकेश चौधरी जी एकदम ठीक लिखते हुए भैया, 14 भाषा थी, 14 भाषा। अन्य कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपका कन्नड़, तल्य आपका 7वीं दक्षिण की तमिल भी है, क्या बोलोगे, तमिल भाषा है। 8वीं साथी अगर मैं बात करूं तेलुगु भाषा है, कौन सी, तेलुगु भाषा भी है, ठीक है, दक्षिण में। तो तमिलनाडु क्षेत्र हो गया आपका, केरल की मलयालम हो गई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आपका कर्नाटक की कन्नड़ हो गई साथी। और क्या बचता, उड़ीसा ऊपर, उड़िया हो गई आंध्र प्रदेश से ऊपर, उड़िया हो गई, उड़िया, उड़िया भाषा हो गई आपका, उड़िया भाषा। पंजाब क्षेत्र की पंजाबी, क्या बोलोगे, पंजाबी हो गई आपका, पंजाबी। एक साथी आपका हिंदी का जन्म किससे हुआ, संस्कृत से। अच्छा बताना अंग्रेजी है या नहीं है। ऐसे ही साथी क्या बोलोगे, उर्दू हो गई आपका, उर्दू, उर्दू दो बची हमारी। महाराष्ट्र होगी मराठी, गुजराती होगी आपका साथी, पंजाबी होगी साथी आपका, हाँ कश्मीरी ऊपर क्षेत्र से क्या बोलेंगे, एक आपका साथी क्या, कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी होगी आपका, कश्मीरी। कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तमिल तेलुगु हो गई साथी आपका। मराठी हो चुकी, गुजराती हो चुकी भाई, कौन सी बची, एक असम क्षेत्र की असमिया, क्या बोलोगे, एक असमिया बची। तो 14 क्या है आपकी साथी, 14 क्या है आपकी मूल भाषा थी, 14 क्या थी, मूल भाषा थी। ये शायद जो लोग पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे उनको सबको पता होगा, ठीक है, बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे। तो अब 14, तो अभी वर्तमान में हम कितनी भाषाओं की बात करें, 22 भाषाओं की। तो 22 भाषाएं संशोधन से जुड़ी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या बोलोगे। एक हुआ आपका 21वां संशोधन, क्या बोलोगे, 21वां संशोधन हुआ कब आपका, 1967। 21वें संशोधन से जोड़ा गया साथी किसको, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया आपका 1967। और आपका फिर 71वें संशोधन से किसको जोड़ा गया साथी, 3 भाषाएं, नमक जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नमक। नमक से मतलब होता है नेपाली, नेपाल क्षेत्र के पड़ोसी, मणिपुरी पूर्वांचल में, और कोंकणी। कितने साथी बताएंगे कोंकणी कहां पर बोली जाती है, कोंकणी। ये सारी की सारी जोड़ी गई आपका 1992 में।
देखो, कन्नड़ साथी कर्नाटक की होगी, मलयालम केरल की, मराठी आपका जानती है, महाराष्ट्र की, गुजराती जानते होंगे, बांग्ला तमिल तमिलनाडु की, आंध्रा तेलंगाना की तेलुगु हो गई, उड़िया उड़ीसा की, पंजाबी पंजाब की, संस्कृत उर्दू आप जानते हैं, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी। उन सब से प्रश्न ना पूछ के बहुत बार परीक्षा में जीएस वाले पार्ट में पूछ लेता है कि कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है। तो जो साथी नहीं जानते वो लिख लीजिए इसको, गोवा में बोली जाती है। कहाँ पर? गोवा में। फिर हम बात करते हैं आपका 92वां संविधान संशोधन, जो 92 आपका अमेंडमेंट हुआ साथी। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ वो बताता है क्या, इसको ऐसे याद रखते हैं, नमक ने मैं के, और उसको याद रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, मैथिली, ठीक है, क्या बोलेंगे, और आपका डोंगरी, डोंगरी कहाँ पर? कश्मीरी क्षेत्र में, मैथिली बिहार के क्षेत्र में, एम सॉरी ऐसे नहीं, एमएसडी याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी, तो से संथाली, क्या बोलोगे, झारखंड छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में संथाली हो गई। फिर आपका लिखें आप महेंद्र सिंह, डी, डी से क्या बन जाएगा साथी, अब लिख सकते हैं डोंगरी, और आपका क्या बोलोगे, बी से बोलो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। कब जोड़ी गई थी ये भैया? ये जोड़ी गई थी दोस्त 2003, 2003 में, ठीक है। तो इस तरह से कुल कितनी भाषाएं हैं? अब क्या प्रश्न पूछता है यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन सी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछेगा, जीएस में भी पूछेगा, मतलब पॉलिटी जीएस का ही पार्ट है। तो क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं पूछने के वो राजस्थान और अंग्रेजी से पूछ लेता है। राजस्थानी को रख देगा और अंग्रेजी को रख देगा। कितनी डिमांड चल रही है राजस्थानी की, उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे जी, तो बड़ा आंदोलन चल रहा है उसके लिए भी, ठीक है। आगे, तो ये तो भाषाओं की बात हुई। फिर हम बात करते हैं राजभाषा आयोग की। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग। भाई राजभाषा हिंदी है तो उसके लिए कमीशन बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया। प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे हर एक पार्ट में, पॉलिटी भी पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा। तो बताएंगे भैया राजभाषा आयोग की आपकी स्थिति क्या थी, कब गठित हुआ, तो क्या बोलेंगे, 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा आयोग का गठन हुआ। क्या उद्देश्य था साथी? पुराने छात्रों से जानना चाहूंगा उद्देश्य क्या था। गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? बीजी खैर, बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का साथी क्या हुआ, गठन हुआ। उस समय भारत के आप जानते ही हैं कि 1947 से लेकर के 1962 तक जो राष्ट्रपति रहे वो कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद जी रहे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ, कोई दिक्कत इस बात में? तो साथी यहां पर एक बात याद रख लेनी है कि फिर इसके बाद में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो दी, यहां से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, रिपोर्ट इन्होंने 1956 में दी, ठीक है। इन्होंने अब रिपोर्ट जो ये दी तो इसमें कुल कितने थे आपका साथी, जैसे एक तो अध्यक्ष हो गए, एक तो साथी इसमें अध्यक्ष थे रिपोर्ट देने वालों में, और 20 अन्य सदस्य थे। 20 क्या थे? 20 अन्य सदस्य थे। तो क्या बोलोगे कुल कितने? आप कहेंगे कुल 21 सदस्यों ने, कुल साथी कितने? 21 सदस्य थे इसमें जिन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की, और उद्देश्य सबका एक ही था कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कैसे हो सके। हिंदी के अधिक अधिक प्रयोग के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। आप उद्देश्य को कहीं लिख सकते हैं किनारे पर, ठीक है। तो यहां पर इसने रिपोर्ट अपनी कब दी थी? 1956 में, और यही रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन दिया, रिपोर्ट संसद में कब पेश हुई? रिपोर्ट 1957 में संसद के समक्ष गई, संसद के समक्ष गई, संसद के समक्ष, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे सुझाव थे। और फिर क्या होता है यहां पर कि संसद के द्वारा, संसद के द्वारा एक संयुक्त संयुक्त संसदीय संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। राजभाषा समिति का गठन हुआ संसद में, इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि भाई क्या इनको, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस पर जो कार्य हम कर पाए तो किस प्रकार से कर पाए। तो संसद के द्वारा एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। याद रख लेना, इस संयुक्त संसदीय राजभाषा जो समिति थी इसमें साथी सदस्य चुने गए थे आपका, याद रख लेना, 20 सदस्य तो इसमें लोकसभा से थे, 20 सदस्य कहां से थे? जो लोअर हाउस है आपका, निम्न सदन, इससे थे। और 10 सदस्य साथी कहां से थे? इसमें कुल 30 सदस्य थे। इसके सदस्यों की संख्या भी याद रख सकते हैं आप, कहेंगे जी 10 सदस्य राज्यसभा से थे, राज्यसभा से थे, ये कभी भी गलत नहीं करना। और संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष चुने गए वो गोविंद बल्लभ पंत थे। आप जानते होंगे गोविंद बल्लभ पंत जी को, जानते हैं साथी? बताइए जरा। जी भैया, भारत रत्न है भारत के, एटलीस्ट भारत के जो भारत रत्न प्राप्त करता है उनके बारे में तो ज्ञान आपको होना चाहिए। तो संसद के द्वारा क्या होता है, एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के लिए गए, 10 सदस्य राज्यसभा के लिए गए, अध्यक्ष उसके बनाए गए गोविंद बल्लभ पंत, ये जरूर याद रखें। अब इसी के आधार पर कि जब इसने जो आपका साथी राजभाषा आयोग ने 1956 में प्रतिवेदन दिया आयोग के सामने, 1957 संसद में पेश हो गया,
तो उस पर इन्होंने संयुक्त संसदीय एक राजभाषा समिति बनाई। तो इसके जो नियम थे कुछ कि भाई हिंदी के लिए क्या नियम होंगे, उन नियमों के लिए इन्होंने, याद रख लेना, संयुक्त, जो आपका संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति है, इसने 2 स्थायी आयोगों का गठन किया। 2 स्थायी आयोग के गठन के निर्देश दिए, कौन कौन से? जैसे पहला जो आयोग था वह था राजभाषा विधायी आयोग, राजभाषा विधायी आयोग, इस तरह से आपको कोष्ठक में लिख करके देगा। विधायी आयोग स्थापित हुआ कब? आपका 1961, ये इसकी स्थापना 1961। और दूसरा आयोग बनाया वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, ये बना साथी आपका 1961 में, 1961 दोनों की। तो ये किसकी सिफारिश है? संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति। राजभाषा आयोग और राजभाषा विधायी आयोग में क्या बोलेंगे आप लोगों को अंतर नहीं समझना। जी भैया, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है सर। क्या इन वर्षों को याद करना होगा? नहीं भाई, सब कुछ भूल जाओ। आप घर की सरकार है, दरोगा बनना चाह रहे हो प्रदेश में, अभी से भ्रष्टाचार के साथी हो गए हैं अभी से चोरी करने लग गए। ऐसे चोरी करोगे तो फिर दरोगा नहीं बन पाओगे, ना ही बनो तो ठीक रहेगा फिर, क्योंकि फिर तुम नुकसान ही पहुंचाओगे देश को, राज्य को नुकसान पहुंचाओगे। याद रख लेना इस बात को। मेहनती बनो यार थोड़े, कितने ही वर्ष लिखे। 1955, 1956, 1957 संसद गई। 1957 में वहां पर एक संसद आपका संयुक्त संसदीय एक राजभाषा समिति की बात हुई, उसने आपका 2 आयोगों की बात कर दी। 1961 में 2 आयोग बने, राजभाषा विधायी आयोग, एक आपका वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। अच्छे छात्र बनो भाई प्लीज, प्रार्थना है आप लोगों से, ठीक है। यहां पर याद रख लेना, एक और बात करते हैं इसमें, 2 चीजें और याद रख सकते हैं आप। अगर कभी आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न बनता है साथी, आपसे प्रश्न बनता है राजभाषा अधिनियम कब आया? इन आयोगों ने काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, और राजभाषा के लिए अधिनियम कब आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। और एक पूछा जाता है राजभाषा अधिनियम के साथ में सोती राजभाषा नियम, दोनों में अंतर है। राजभाषा नियम आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? राजभाषा अधिनियम जो है साथी ये आया 1963 में, 1963, और राजभाषा नियम आया 1976 में, जिसमें हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए 12 नियम लिखे हुए हैं। 12 नियम, 12 नियमों में से एक नियम, सबसे प्रमुख नियम आपको जान लेना चाहिए। राजभाषा नियम के अनुसार, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें क्या हुआ साथी, 3 वर्ग में बांटा गया, नोट मत करना। राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया, कै खे गे। कै वर्ग को उन्होंने कह दिया कि इसमें जो आपका पत्र व्यवहार होगा वो सिर्फ हिंदी में होगा। और कै वर्ग में हिंदी में कहां पर? सीधी सी बात है, उत्तर के, यानी कि यूपी हो गया, एमपी हो गया आपका, ठीक है, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया साथी, हरियाणा हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर बोल दिया सिर्फ हिंदी का पत्र व्यवहार होगा, ठीक है, आपस में कोई भी ऑफिशियल रूप से कोई भी लिखित भाषा में अगर जा रहा है इधर उधर, ठीक है। ख में क्या रखा गया साथी आपका? जहां पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी साथी दोनों में, तो इसमें कौन कौन से राज्य आपके रहे होंगे? तो इसमें हम बात करें, इसमें राज्य रख दिए पंजाब, गुजरात राज्य को इसमें रखा था इन्होंने, और आपके जैसे महाराष्ट्र राज्य है, यानी जहां पर अलग थी, जैसे पंजाबी थी, गुजराती थी, आपका महाराष्ट्री थी। गे में रखा सिर्फ अंग्रेजी वालों को, कि यहाँ पर जो पत्र व्यवहार होंगे वो सिर्फ अंग्रेजी में होंगे। जैसे इसमें था उड़ीसा आपका, उड़ीसा आपका पश्चिम बंगाल था, क्या था? पश्चिम बंगाल था, आदि था। तो ऐसे राजभाषा नियम में क्या हो गया कि राज्यों को बांटा गया कि वहां पर पत्र व्यवहार कैसे होगा, पत्र व्यवहार कैसे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, बोलेंगे, बोलेंगे जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी कह रहे हैं, क्या बोलेंगे? अभिषेक जी कह रहे सर प्लीज उतना भर पढ़ाना जितने से परीक्षा हो पाए। हाँ भाई देखो ऐसा तो नहीं है है कि आपकी वाली शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो, मान लिया एक आधार। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आप सबको 8-8 क्वेश्चन अलग अलग दे दूं, ये लो भैया आपके वाले 8%, ये लो आपके वाले 8%, ऐसे नहीं, ठीक है। आगे आगे तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होना है ना, उतनी मेहनत भर तो करनी पड़ेगी, लेकिन अनावश्यक चीजें हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है भाई आपके, मान के चलो, मैं आपसे पहले ही कह चुका, हिंदी साहित्य पर्सन आएंगे आपके, मान के चलो 5-7-8, तो आपको एक अच्छा छात्र बनना है। 100% कभी मेरिट जाती है क्या? आप कहेंगे जी नहीं। यानी कि कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने हैं, उनको आप अपनी तैयारी के दौरान भी छोड़िए, और बाकी चीजों को आप बहुत अपना मजबूत रखिए, तभी आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट होने के माइंडसेट पर काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज कीजिए, ये रह गया, वो रह गया। मैं आपसे कहता हूँ हिंदी साहित्य बहुत विशाल है, ना जाने क्या रह जाएगा, और इतना अच्छा भी हम कर लेंगे कि ना जाने बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। सर आपके ऊपर माँ सरस्वती का हाथ है। भैया सबके ऊपर, आपके ऊपर भी है भाई, आपके ऊपर भी है, ठीक है।
कोई दिक्कत? राजभाषा अधिनियम कब आया? 1963। राजभाषा नियम कब आया? 1976 आया आपका, 1976 आया। एक बार थम्स अप करके बताओ, आपने बताया नहीं। संविधान में आपने पढ़ा भाषाओं को? आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक क्या बात की गई है, ये जानते हैं सारे साथी या नहीं? आज ये करना, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ते भी हैं, और होमवर्क है आपका एक तो पढ़ना साथी, क्या आपका आर्टिकल 343 से लेकर के 351, यहीं पर तो बात की गई है भाषा के लिए, ठीक है? ये पढ़ना अच्छे से। और एक पढ़ना आर्टिकल आर्टिकल 120 को, एक आर्टिकल आपका 210 को, ठीक है? ये 6-7 और एक आप ये भाषा से संबंधित आर्टिकल है, आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पढ़ लेंगे जी, थम्स अप करें एक बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी मेरे साथी को तो नहीं? बोलेंगे आप में से शायद बहुत सारे साथी जानते भी होंगे, तो यूपी कांस्टेबल में शायद बहुत आसान प्रश्न आएंगे, निश्चिंत रहिए। और अगर कठिन पूछना भी होगा तो पूछ लेगा, सबके लिए कठिन होगा, निश्चिंत रहना है। बात यह कि कोई और जो प्रश्न करके आ जाएगा उसको आप तो छोड़ के नहीं आ रहे, है ना? जी भैया, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। सूर्य कुमार जी, बहुत शाबाश। ठीक है सुधीर यादव, आगे आएंगे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे आते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, याद रख लेना भाई, हर किसी भाषा का लिखने की बात जो होती है वो व्याकरण पर निर्भर होती है। लिखेंगे हिंदी व्याकरण, ऐसे लिखना। हिंदी व्याकरण है कुछ साथी, जिनमें से एक व्याकरण है आपका डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। डिक्शनरी ऑफ द, और चर्चित पुस्तकें हैं हिंदी की। डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ये किसने लिखी है? मतलब भाषा सीखने के लिए डिक्शनरी है, जॉन फॉर्ग्यूसन, और पूरी दुनिया में बहुत चर्चित पुस्तक है। जॉन फॉर्ग्यूसन, जॉन फॉर्ग्यूसन ने लिखी है साथी, डिक्शनरी ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। दूसरी आती है ब्रज भाषा का व्याकरण। ब्रज भाषा का व्याकरण किसने लिखा? इससे भी हिंदी भाषा का बहुत सारा आधार मिलता है, ठीक है? और अगर पूछे राष्ट्रभाषा का प्रथम, राष्ट्रभाषा हिंदी है का प्रथम व्याकरण, वो ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण ही था। और साथ ही हम बात करें आपका हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी शब्दानुशासन को किसने लिखा? भाई पिछली चीजें रिवाइज करते हो ना हर रोज। तो ब्रजभाषा का जो व्याकरण लिखा गया 1943 में, राष्ट्रभाषा का 1949 में, और हिंदी शब्दानुशासन 1957 में। ये तीनों साथी लिखे गए हैं किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी। हिंदी के एक विद्वान हैं, बार बार आप नाम पढ़ते होंगे, किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी। तो हिंदी का जो बहुत सारा ग्रामर है उसमें आप अक्सर देखेंगे कामता प्रसाद गुरु, किशोरी प्रसाद वाजपेयी, इनके नाम अक्सर आते हैं, क्योंकि ये उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित नियम या व्याकरणों को लिखा। अंग्रेज कौन है? पहला तो जॉन फॉर्ग्यूसन है, जिसने किस नाम से लिखा? डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ठीक है आकाश प्रजापति, बोल देंगे भाई। भानु कल तुमने कराई थी कल क्लास? आपने मेरे व्हाट्सएप पे वो सेंड कर दिया था कल जो मैंने क्लास में बोला था? नहीं किया ना? भूल गए ना? कल गलत बात है, भेजना अभी, अभी भेजो उसको मेरे पास। आकाश भाई कल मैंने बोल दिया था आपके सामने, मेरे सामने आता तो मैं जरूर कराता, आज करा दे निश्चिंत। ओके, थैंक यू इतनी विनम्रता से कहने के लिए, बहुत सारा प्यार। अब साथी हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा। ये हिंदी साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिंदी साहित्य लिखना किसने शुरू किया था? हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, लेखन की परंपरा। भाई जिनके पास 2 वर्षों के पहले या 3 वर्ष पहले के नोट्स हो मेरे हिंदी साहित्य के, तो अगर उनमें कोई अशुद्धि आपको लगे तो यहाँ पर वो चीज़ें शुद्ध होंगी, उसको करेक्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया बताया आदि सिसोदिया जी। आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, और 220 में विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जी बांग्ला और उड़िया किस में आएगा? भाई गै भाग में, गै भाग में सिर्फ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार की बात की गई। सोनाली सिंह गौर, ऐसे तो बच्चों बोर्ड पे लिखा हुआ, मेरे बोलने के बाद में भी समझ में नहीं आया तो होमगार्ड में भर्ती करवाएंगे, है ना? नौकरी बेकार नहीं है, वो भी सेवा का कार्य करते हैं, फिर वहीं भर्ती हो जाओगे। बौद्धिक रूप से विकसित होकर सोचना, थोड़ा सा यूज योर ब्रेन, क्या बोल रहे हैं, और थोड़ी रिसर्च खुद भी करनी है, कर लिया करो जब कुछ बात हो। क्या बोलेंगे भैया हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में, हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में, इसीलिए लगातार पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया, किसने लिखा? फ्रेंच भाषा में। एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में, फ्रांस के रहने वाले फ्रेंच स्कॉलर थे, एक फ्रेंच विद्वान, नाम है उनका क्या? गारसा दताशी, गारशा दतासी। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दतासी ने लिखा, किसने लिखा? गारसा दतासी ने लिखा, जिसकी बुक का नाम है साथी, पुस्तक का नाम है, गारसा दतासी की पुस्तक का नाम है
और हर बार पूछी जाती है हर एक साहित्य के एग्जाम में, चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, साथ ही आपका चाहे यूपीएसआई हो, कोई भी स्टेट परीक्षा हो, चाहे सिपाही परीक्षा हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आपका पुस्तक का नाम है साथी आपका इस्तवार द लिटरेतूर, इस्तवार फ्रेंच में बोलिए एक बार, इस्तवार द लिटरेत्यूर, इस्तवार द लिटरेत्यूर, लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी, एंदुई एंदुस्तानी, लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। देखो इस्तवार का मतलब क्या, ये तो फ्रेंच भाषा में लिख रहे हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री किसको बोलते हैं, इतिहास को। लिटरेत्यूर क्या होता है, लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर अर्थात बोले तो साहित्य, साहित्य। हिस्ट्री क्या है, इतिहास है, इतिहास है। हिंदुई किसको बोल रहे थे, ये हिंदी को, हिंदी को यानी हिंदी भाषा को। और हिंदुस्तानी किसको बोल रहे थे, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान, सॉरी, हिंदुस्तान को। किसको बोल रहे थे साथी, हिंदुस्तानी को। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझनी होगी, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें। इस्तवार दला लिटरेतूर एंदई हिंदुस्तानी बोलने में मजा आता है ना, बोल के देखो एक दो बार, शुरुआती दौर में मुश्किल होता है, फिर बार बार बोलोगे इसको, मजा आएगा उसमें। इस्तवार द लिटरेतूर एंदई हिंदुस्तानी, एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड है, लिटरेत्यूर। आप कहेंगे क्या कि हिंदी यानी जो हिंदुस्तानियों की हिंदी है उसके साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, कि क्या इतिहास रहा है, किसने लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में, लेकिन मैं आपसे पूछूं, पहला वास्तविक ग्रंथ कौन सा माना जाता है हिंदी इतिहास के लेखन का, वास्तविक। जैसे राजा बोलते हैं हम संस्थापक कोई, लेकिन वास्तविक संस्थापक हम कोई और कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने प्रयास किया, इस पुस्तक के 3 भाग हैं, जिनके पास 2 लिख रहे हो वो करेक्ट करें। इसके इस पुस्तक के इस पुस्तक के 3 भाग हैं, इस पुस्तक के 3 भाग हैं। कब कब प्रकाशित हुए, पहला भाग 1839, दूसरा 1847 साथी, और तीसरा आपका 1871। ये इनका प्रकाशन है, प्रकाशन वर्ष, किस किस वर्ष में ये प्रकाशित हुए थे। ठीक है, आगे फिर क्या बात आती है, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में कुल जो कवियों की संख्या आती है 738 कवियों का जिक्र किया गया। कितने कवियों का, 738 कवियों का जिक्र हुआ है, उनकी कविताएं भी लिखी इसने, बहुत सारे कवियों की। लेकिन उस 738 में से साथी याद रख लेना, क्या बोलेंगे आपका, हिंदी के सिर्फ 72 कवि इसने शामिल किए। हिंदी के कितने थे, 72 कवि, और बाकी सब किसके थे, बाकी उर्दू के थे। तो उर्दू के कितने कवि थे बताएं, बाकी उर्दू के कवियों का क्रम इसने लिखा। बाकी जो पॉइंट इसने शामिल किए वो सारे किसके थे, वो उर्दू के पॉइंट थे, यानी उर्दू के कवियों को इसने शामिल कर लिया। अब यहां पर एक बात आती है कि भैया जो शामिल किया तो इसको हम कह रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा इसने, तो इसने क्या कर दिया आपका, क्यों इसको हमने कहा, याद रख लेना, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया, कवियों को, कवियों को वर्ण क्रम में रखा गया। इसमें रखा गया साथी, वर्ण क्रम में रखा गया। वर्ण क्रम समझ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि 1 2 3 ऐसे हम बोले तो ए नाम पहले आएगा, ए नाम के कवियों को इसने पहले लिया, आ नाम के कवियों को फिर लिया होगा, के नाम के कवियों को, फिर खा नाम के कवियों को। तो ये क्या है, ये वर्ण क्रम है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसने इसको रखा। ठीक है, आगे आगे अगली बात आती है, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले यूपीएसआई में दोनों ही प्रश्न पूछे गए। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद इस्तवार द लिटरेचर जो है, जो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है उसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। कब हुआ इसका, 1952 में, 1952 में। ठीक है, अगली बात लिखेंगे, हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का दूसरा ग्रंथ, लेखन का दूसरा ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ, दूसरा जो ग्रंथ है साथी वो शिव सिंह सरोज ने लिखा। क्या बोलेंगे, शिव सिंह सेंगर, सॉरी, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। शिव सिंह सेंगर ने, ये व्यक्ति का नाम है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा, शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। तो दूसरा ग्रंथ कौन सा, पहला तो जान गए इस्तवार द लिटरेचर एंदई हिंदुस्तानी,
और शिव सिंह सरोज जो इन्होंने लिखा ये 1883 में लिखा और इसमें 838 कवियों का जिक्र किया गया। कितने कवियों का साथी जिक्र हुआ? 838, यानी उनसे ज्यादा। यानी कि अगर हम बात करें आपसे, बोलेंगे नहीं राज सिंह यादव भाई। तो दूसरा इतिहास किसने लिखा साथी बताएंगे एक बार? तो आप कहेंगे हिंदू साहित्य का जो इतिहास उसका तो ट्रांसलेशन कर दिया गया, लेकिन किसी व्यक्ति, तो शिव सिंह के नाम से आप समझ रहे होंगे कि शिव सिंह सरोज ने कब किया? 1883 में, 1883 में। ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश कश्यप जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आगे साथी बात करते हैं, याद रखेंगे जो हम बात करते हैं साथी, एक नाम आता है किसका? एक और फ्रेंच विद्वान का नाम आता है, फ्रेंच विद्वान, जैसे उनका नाम क्या था? गार्सा दतासी। एक है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ऑफ हिंदुस्तानी नाम से लिखा। देखो साथी यहाँ पर किस नाम से? तो मॉडर्न का मतलब आधुनिक, वर्नाकुलर मतलब देसी, देसी मानते थे किसको? हिंदी को। लिटरेचर साहित्य किसका? हिंदी भाषा का साहित्य। ठीक है, और साथी याद रख लेना, इसी को हम क्या मानते हैं? हिंदी के इतिहास का पहला वास्तविक ग्रंथ मानते हैं। अगर वास्तविक शब्द लिख करके दे, नहीं तो पहला दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी इतिहास का ऐसे लिख के दे दे, वास्तविक पहला ग्रंथ किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला वास्तविक ग्रंथ किसको माना जाता है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर, क्या बोलोगे? मॉडर्न साथी आपका क्या बोलेंगे? मॉडर्न वर्नाकुलर, ये मैंने आज तक नहीं बनाया, बन जाएगा क्या? मॉडर्न क्या बोलोगे आप लोग? नहीं बन पा रहा यार, चलो किसी दिन और देखें। सीखूंगा किसी दिन। द हिंदी साहित्य का क्या बोलेंगे आप लोग? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है वास्तविक रूप से। अदरवाइज नहीं पूछेगा, वास्तविक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे फिर? तो इस्तवार दल लिटरेच्योर एंड हिंदुस्तानी, जो गारसा दतासी का है वही लिखना है। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत? यहां पर एक और बात आती है साथी, क्या बोलेंगे? इसका हिंदी अनुवाद, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, इसका जो हिंदी अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हुआ। और अनुवादक कौन थे साथी? अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर कौन थे जिन्होंने अनुवाद किया? क्या बोलोगे? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, क्या बोलेंगे? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और अगर हम बात करें किस वर्ष? 1957 में, 1957 में। इसी पुस्तक को आधार मान के एक थे आपके मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने, ये किताब आती है आपका मिश्र बंधु विनोद, मिश्र भाई थे, मिश्र बंधु विनोद की रचना की। 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, मिश्र बंधु कौन है? मिश्र बंधु कौन है? और विकल्प में तीन तीन नाम दे रखे थे, सिर्फ तीन तीन नाम। तो मिश्र बंधुओं ने भी आधार मान के यहाँ पर एक भारतीय इतिहास को लिखा, अपना स्वयं का इतिहास था उनका। चल जा भाई, क्या बोलेंगे? तीन बंधु क्या क्या नाम है उनके? एक तो गणेश बिहारी भाई, मिश्र बंधुओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको, गणेश बिहारी, एक आपका साथी श्याम बिहारी, और तीसरे भाई कौन से थे मिश्र बंधुओं में? सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये तीनों क्या है साथी? तीनों के तीनों क्या है? मिश्र बंधु हैं, ये बात याद रख लेंगे। सुखदेव बिहारी, मिश्र बंधुओं सुखदेव बिहारी ने लिखा। अब दरअसल में क्या था कि ये प्रश्न हमने पिछली बार नहीं पढ़ा था, पिछले बार के यूपीएसआई में, टू बी ऑनेस्ट तब हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन बाद में प्रश्न मिला, तब मैंने ये देखा कि हमने वो गोविंद जी की किताब आती है यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य की, तो मैंने उससे आपके सेलेक्टेड नोट्स बनाए कि कैसे हम 6-7 कक्षाओं में उसको साथ ही बांट सकते हैं। तो मैंने देखा कि बाद में मैंने जो चीज़ें उसमें से चिन्हित की थी आपको लिखवाने के लिए, आपको नोट्स बनवाने के लिए, तो उस चिन्हित में मैं आज भी देखता हूँ उस किताब में, शायद वो किताब अभी भी होगी मेरे पास, एक सेकंड को, ये किताब है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। तो इस किताब में कहाँ पर आपका, तो ऐसे मार्क कर रखा था मैंने उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो इसको मैंने पढ़ा था, इसी से नोट्स बनाए थे आपके, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो ग्रामर होगी। अब यहाँ देखा मैंने
मिस्र बंधु विनोद ने सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उसकी 4 श्रेणियां बनाई। अभी मैंने मार्क कर रखा था लेकिन आपकी कक्षा में नहीं लिखवाया पिछली बार, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था इसका। मैंने कहा एक लाइन ऐड करने में क्या ही जाता था। बोलेंगे जी कोई दिक्कत? आदर्श कुमार जी उसको भी पढ़ेंगे भाई, वो एक अलग चीज है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, वो आता है कि अगर मैंने एक बात बताई कि गारसा दत्तासी ना आए और पूछे वह कौन है, हिंदी साहित्य इतिहास नहीं, भाषा काव्य संग्रह सबसे पहले किसने लिखा, तब हम महेश दत्त जी का नाम लिखेंगे, महेश दत्त जी का नाम लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से कल शुरू करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और हम लगभग हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को समझ चुके होंगे, फिर हम आ जाएंगे लेखक और रचनाएं, कल से ही आ जाएंगे। ओके, बस ये है साथी, आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू। हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नईन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे साथी, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और सब इंस्पेक्टर होने के लिए सब इंस्पेक्टर की तरह ही पढ़ते होंगे, उतनी ही मेहनत आप करते होंगे, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड की जॉब के लिए अगर आप सोचते हैं कि किसी लापरवाही से कार्य का आपका काम या फिर आपको ये वर्दी मिल जाएगी या ये काम बन जाएगा, तो मेरे दोस्त आप फिर गलत सोच रहे हैं। आपको अपनी सोच में एक सुधार करना होगा और एक बहुत मेहनत और बहुत एक शानदार मेहनत करनी होगी। उम्मीद करेंगे हर अच्छे छात्र को जो सिलेक्शन लेंगे वो उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है, कल हमने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जब शुरुआत में लिखा जाने लगा तो किस किस नाम से लिखा गया। ठीक है, जैसे हमने बात की थी, आपका गारसा दत्तासी क्या लिखा, इस्तवार दल लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, और फिर आपका मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, आपका हिंदुस्तानी की बात करें या हिंदी की बात करें तो वो किसने लिखा, आपका ग्रियर्सन ने लिखा। तो ये हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत थी। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 1848 में, 1848 में मौलवी कमरुद्दीन ने, मौलवी कमरुद्दीन ने, मौलवी कमरुद्दीन ने तजकिरा ए स्वराई हिंदी लिखा, तजकिरा ए, तजकिरा ए स्वराई हिंदी लिखा, हिंदी लिखा। इसको भी बहुत प्रमुख ग्रंथ माना जाता है कि अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके शुरुआती ज्ञान को ये बताता है कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई। हरिओम, मोनू पाठक, रश्मि, रोली तिवारी, सबका स्वागत है साथी। आगे आते हैं। ऐसा ही साथी आपका याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कितने ग्रंथ लिखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं साथी, याद रखना, महत्वपूर्ण मार्क करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे। किस किस वर्ष लिखे बताएंगे? 3 ग्रंथ लिखे, किस किस वर्ष लिखे साथी? 1840, सॉरी 1800 बोलो, 1848, 1900 के आसपास में, 1940 के आसपास में। जैसे पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, दूसरा उन्होंने लिखा आपका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे हुई, उद्भव और विकास। उद्भव बोलते हैं हम किसको, उत्पत्ति को, और कैसे वो फला फूला, उद्भव और विकास। ये दूसरा ग्रंथ था इनका हिंदी साहित्य का। और तीसरा ग्रंथ साथी इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तीनों ग्रंथ इन्होंने लिखे। पहला ग्रंथ जब इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास तो साथी लिखा 1940 में, 1940 में। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ठीक है, 1952। तो इन 3 ग्रंथों को भी बहुत प्रमाणिक माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं। साथ ही कुछ लोग क्या होते हैं, आपका अब परीक्षा, इससे क्लास से हटके मत बात किया करो प्लीज, कोई रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से मेरी। ठीक है, सारे साथियों से मेरी विनती है, कक्षा के अलावा बात नहीं करेंगे कोई भी, चाहे आपके फॉर्म से संबंधित हो, के लिए कॉलिंग टीम है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तो क्या बोलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 3 ग्रंथ लिखे, जिनको हम क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जिनकी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता है और काफी पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। ठीक है साथी, अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या बोलेंगे? हिंदी साहित्य का काल विभाजन कि हिंदी साहित्य विभाजन। ठीक है, बोलेंगे एक बार। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किसके अनुसार मान्य है।
तो सबसे पहली बात तो आती है, एक तो विभाजन चलता है हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी का, और एक साथ ही मान्य है डॉक्टर नगेंद्र का। बहुत सारे हिंदी से आके आपके साहित्य के विभाजन किए गए और बहुत सारे लेखकों ने किए, अपने अपने हिसाब से किए। कम से कम 50 विभाजन होंगे हिंदी के अलग अलग लेखकों के अनुसार। लेकिन हमारी परीक्षा में क्या सही होगा, 2 के विभाजन पूछे जाते हैं। आगे देखें, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर आएंगे बात पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साथी जो 3 ग्रंथ लिखे, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम आते हैं हिंदी साहित्य का विभाजन। क्या बोलोगे? हिंदी हिंदी साहित्य का विभाजन। हिंदी साहित्य का विभाजन किस किस के अनुसार साथी हमको इसको पढ़ना होगा? सबसे पहला जो विभाजन हम पढ़ेंगे साथी, लिखेंगे किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या विभाजन है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है साथी आपका आदिकाल। एक भाग बनाया उन्होंने, कौन सा? आपका आदिकाल। आदिकाल, आदि किसको बोलते हैं? आदि किसका समानार्थी है बताएंगे? आदि का क्या अर्थ होता है? दूसरा विभाजन साथी उन्होंने किया, तीसरा और चौथा, 4 विभाजन किए। एक उन्होंने बनाया भक्तिकाल। भक्तिकाल जिसको उन्होंने नाम दिया पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल के 2 विभाजन रखे उन्होंने, पूर्व मध्यकाल, और भक्तिकाल के बाद में रखा रीतिकाल को, रीतिकाल जिसको उन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्य काल। और चौथा विभाजन उन्होंने किया किस नाम से? आधुनिक काल के नाम से, जिसको हम गद्य काल कहते हैं। गद्य काल, गद्य काल का मतलब आधुनिक काल, आधुनिक काल। देखना साथी, तो कितनी तरह का विभाजन किया? तो आप कहेंगे भैया आदि मतलब शुरुआत का, मध्य के 2 भाग, और एक आपका आधुनिक। क्या बोले? एक आपका आधुनिक, ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। कितने कितने वर्षों तक उन्होंने काल विभाजन को माना साथी? आदि काल को उन्होंने कहा 1050 से लेकर के 1375, 1375। भक्ति काल को उन्होंने कहा 1375 से लेकर के 1700। रीति काल को उन्होंने समय दिया 1700 से लेकर के 1900, और गद्य काल को उन्होंने समय दिया 1900 से लेकर के 1984। इतना विभाजन उन्होंने बता दिया। और बहुत सारे हिंदी के इतिहासकार जो हैं या हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, उन्होंने इसको अधूरा माना। ठीक है, क्या बोलेंगे? उन्होंने इसको साथी अधूरा माना। और अधूरा माना तो फिर कौन सा विभाजन हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा सटीक है? डॉक्टर नगेंद्र का। इनका साथी बोलेंगे। दूसरा विभाजन हम करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन अगर पूछेगा कभी का, अगर बात करें हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का विभाजन, साथी कभी पूछेगा ना आपसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तब उनके वाले ही आपको सटीक मानने हैं। ठीक है, आगे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है क्या, उन्होंने 3 रूट बनाई साथी मुख्य। सबसे पहले उन्होंने 3 जड़ें बनाई। बहुत ध्यान से लिखना, छोटा छोटा लिखना है ना, नहीं तो आएगा नहीं। पहला उन्होंने कहा आदिकाल, आदिकाल अर्थात वीर गाथा काल। आदिकाल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल, यानी शुरुआत का जो काल है। इसको इन्होंने माना 1000 से लेकर के 1350 एडी, एडी बोले तो ईस्वी। और आदिकाल कौन सा है जिसमें शुरुआती हिंदी का साहित्य लिखा गया? जैसे रासो साहित्य, किसी एक रासो का नाम मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे बता देंगे। हम भी पढ़ेंगे रासो साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध साहित्य किस काल में लिखा गया? रासो साहित्य से नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, नाथ परंपरा। हम जानेंगे 84 सिद्धों में से प्रमुख कौन कौन है, 9 नाथों में से प्रमुख कौन कौन है। अपभ्रंश काव्य की बात हम यहाँ पर करेंगे, अपभ्रंश काव्य और उसके वर्गीकरण की बात साथी करेंगे। और फुटकल रचनाओं की बात साथी हम करेंगे। फुटकल रचनाएं आपसे कभी पूछेगा, फुटकल रचनाएं कब लिखी गई थी? आदिकाल के अंत में लिखी गई और मध्यकाल की शुरुआत में। तो सबसे पहला वर्गीकरण तो उन्होंने किया आदिकाल का। साथ ही मैं आपसे कभी भी पूछूंगा रासो साहित्य, नाथ साहित्य, या मैं आपसे पूछूं अपभ्रंश जो काव्य है, फुटकल रचनाएं, या मैं बोल दूं आपसे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये कब लिखे गए? बहुत बढ़िया कुछ साथियों ने लिखा, पंकज जी ने परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बहुत बढ़िया, ब्रजेश यादव जी, बहुत बधाई हो साथी, आगे बढ़ते रहे। आदिकाल हो गया। आदिकाल के आगे फिर आता है आपका साथी दूसरा विभाजन। दूसरा विभाजन उन्होंने किया आपका मध्यकाल। और मध्यकाल की अगर हम साथी बात करते हैं आपसे, तो मध्यकाल को भी उन्होंने बांटा। मध्यकाल को बांटा भक्ति काल और
रीतिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल और साथ ही आपका क्या, रीतिकाल। रीतिकाल, भक्तिकाल का जो समय बताया वह बताया 1350 से लेकर के 1650, यानी मैं क्या कह सकता हूँ 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है साथी, यहाँ क्या बोलेंगे आप, बोलो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल का समय बताया 1650 से लेकर के 1850, यानी मैं क्या बोलूंगा 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल में बहुत सारी रचनाएं हुई साथी, जैसे राम भक्ति को लेकर के काव्य होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राम भक्ति काव्य, रामचरितमानस आदि, वैराग्य संदीपनी आदि, रामलला नेहचू आदि। कृष्ण भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के सूरदास जैसी रचनाएं होंगी, कृष्ण भक्ति काव्य होगा, कृष्ण भक्ति काव्य होगा। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम सगुण निर्गुण शाखा ये सब पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति। फिर आपका एक संत काव्य आएगा, प्रमुख संतों की रचनाएं इसमें हम पढ़ेंगे, और सूफी काव्य, प्रमुख सूफी रचनाएं हम पढ़ेंगे। सूफी काव्य, संत, सूफी संत आप समझते होंगे ना, संत लोग हम हिंदू समुदाय के रूप में बात करते हैं, सूफी हम मुस्लिम समुदाय के रूप में बात करते हैं। जैसे मुस्लिमों के दो वर्ग शिया और सुन्नी के मतभेदों को खत्म करने के लिए किसका, सूफिज्म की स्थापना हुई, तो हम क्या बोलते हैं, सूफिज्म। और जिसमें बहुत सारे लोग, पीर लोग, जैसे कि हिंदुस्तान में भी आपने देखे होंगे हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती उस परंपरा के प्रमुख व्यक्ति थे। रीतिकाल की अगर हम बात करते हैं तो रीतिकाल की साथ ही आप बात करें, इसके भी 3 विभाजन किए इन्होंने रीतिकाल के। और वो 3 विभाजन कौन कौन से हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आपका, एक तो साथी पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि होंगे, रीतिबद्ध कवि होंगे। दूसरा विभाजन इन्होंने किया आपका रीति सिद्ध कवि, जानेंगे हम क्या होते हैं, अभी सिर्फ नोट्स बनाइए। रीति सिद्ध कवि। और तीसरे साथी होते हैं आपके कौन, रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त, रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो ये किसका विभाजन है, मध्यकाल का। अब तीसरा विभाजन आएगा साथी हमारा किसका, तीसरा विभाजन हमारा आएगा, सॉरी, तीसरा विभाजन हमारा आता है किसका, वह आएगा आपका आधुनिक काल। तो प्रमुख कौन से भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर उनके विभाजन, आधुनिक काल। अब देखो यहाँ बहुत सारे लेखक कहते हैं कि रीति काल जो है आपका 1650 से लेकर के 1857 है। ऐसे 1-2 वर्ष के अंतर से कभी घबराना नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने, किसी ने लिख दिया जैसे मान के चलो कोई विभाजन 1936, किसी ने लिख दिया 1938, तो दोनों सही है। परीक्षा में आपको इतना नजदीकी कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो फिर बहुत सारे लोग दिखा देंगे आपका सोर्सेज की इन के अनुसार, इन लेखक के अनुसार ये विभाजन ये रहा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न बन नहीं सकता कि उनके अनुसार कितना है, तो इस तरह से तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, कभी बनेगा नहीं। ठीक है, आकाश प्रजापति आप ब्लॉक भी हो जाएंगे साथी, इतनी देर में आप नोट्स भी बना लेते, मैंने बोल दिया वो कर देंगे, टाइम लगता है। आप 3 दिन से उसी कमेंट को लग रहे हैं, आपको शायद मजा आने लगा, आपका नाम लिया जाता है कक्षा में, दोबारा कमेंट मत करना, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। ठीक है, पढ़ना है, मैंने वो बोला उसको प्राथमिकता पर रखें, बहुत ध्यान से सुने। तो क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करेंगे, आधुनिक काल। आधुनिक काल का विभाजन अगर हम बात करें, मेरी बात समझे, 1-2 वर्षों का जो अंतर है उसको सीरियस नहीं लेना है। कभी पता चले उस पर गंभीरता से, जी मैंने तो भैया उस किताब में पढ़ा, मैंने तो उस किताब में पढ़ा, आपका तो ऐसे पढ़े वो आपकी मर्जी है। आधुनिक काल को साथी बांटा जाता है आपका 3 काल में। इधर करें, थोड़ा सा इधर ही कर लेना और साफ हो जाए। ठीक है, ये मिटा दूं क्या, एक क्रम में लिख देंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, लिख चुके होंगे ना, रीतिबद्ध, एक क्रम में लिख देता हूं मैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और साथी आपका क्या, रीति मुक्त, रीति मुक्त कवि। आधुनिक काल के विभाजन की हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। कौन से 3 पार्ट होंगे, पहला होगा साथी आधुनिक युग में भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। अब आधुनिक काल में ये दिक्कत तो नहीं, जैसे मैंने बोला मध्यकाल 1850 तक का है, तो 1850 के बाद का जो समय वो किसको दे दिया गया, भैया आधुनिक काल को दे दिया गया। यानी कि 1850 से अब तक बहुत सारे विभाजनों में 1857 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, द्विवेदी युग, और तीसरा वर्गीकरण होता है आपका छायावादी, छायावादी युग, छायावादी। अगर साथी हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु युग को हम किस नाम से जानते हैं, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। और इसका समय शुरू होता है 1850 से, 1850 से 1900। बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार क्या है, ये 1857 है। अब मान के चलो परीक्षा में प्रश्न आया और लिखा आया आपसे कि भारतेंदु युग का समय क्या है, तो 1850 से 90 और 1857 से 90,
1900, मैं बोल रहा हूँ 1900। तो यहाँ पर साथी दिक्कत ये होगी कि क्या दोनों दे सकता है? कभी नहीं देगा। नजदीकी इसमें कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि फिर प्रश्न सबको मिलेगा, नंबर सबको मिलना तय है। हाँ, अगर 1850 नहीं दिया हुआ है तो डरना नहीं है। 1857 से 1900 दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, ठीक मान लेंगे। ओके, तो ये पुनर्जागरण काल हो गया। और पुनर्जागरण काल के बाद में फिर आता है जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को कौन सा काल बोलते हैं? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल ये साथी आता है हमारा, अगर हम बात करें 1900 से लेकर के 1918, बहुत सारे लोगों के अनुसार 20 भी आता है। और छायावादी युग जो है ये हमारा, ये 1918 से लेकर के अब तक है, अब तक ये छायावादी युग। फिर बात आती है छायावादी के वर्गीकरण की। छायावादी युग में साथी दो शाखाएं हैं, एक सिर्फ छायावाद, एक साथी आपका छायावाद। छायावाद युग उसको कहते हैं जिसका समय बताया गया है 1918 से 36। और दूसरा आता है छायावाद के बाद का छायावादोत्तर, या जिसको हम शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। शुक्लोत्तर, रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्लोत्तर युग इसको हम कहते हैं। और शुक्लोत्तर युग को माना गया है 1936 से लेकर के, या 1938 भी बहुत सारे लोग मानते हैं, से अब तक। कोई भी एक लिख लीजिए, आपको कोई परेशानी परीक्षा में नहीं होगी। फिर आता है, यानी कि 1936 से अब तक आ गया। अब इसको भी बांट दिया, छायावादोत्तर काल को भी साथ ही 3 विभागों में बांट दिया गया, 3 भागों में, जिसमें से पहला भाग आता है आपका कौन सा, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी युग कहते हैं जिसको हम। और प्रगतिवादी युग की अगर हम बात करते हैं तो वह चलता है 1936 से 1943। दूसरा विभाजन आता है साथी आपका जिसको हम कहते हैं प्रयोगवाद, नए नए तरह के प्रयोग। 1943 से 53 आता है। बहुत सारे लोग इसको नई कविता कहते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं नई कविता अलग रूप में विकसित हुई। और तीसरा इसका भाग आता है नई कविता, जिसको हम बोलते हैं 1953 से अब तक, से अब तक। इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इस पर गौर देंगे, अपनी कॉपी पर देखेंगे मैंने क्या क्या बताया आपको। जी भैया, हमने 10th में पढ़ा था 1857। जी भाई साहब, वही मैं आपसे कह रहा था। तो मैंने बताया आपको कि भाई जब विभाजन की बात आएगी तो क्या बोला डॉक्टर नगेंद्र ने, आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल, फिर आपका मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल। विभाजन उन्होंने किया 1000 से लेकर के आपका कहाँ तक, आदिकाल का देखते रहेंगे, 1000 से लेकर के 1350 तक। मध्यकाल को साथी उन्होंने रखा आपका 1350 से लेकर के 1850 तक। 1350 से लेकर के 1850 तक। इसको थोड़ा छोटा कर लें तब दिख जाए, तो पता नहीं आपको दिखेगा भी नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत तो दिखना चाहिए। देख पा रहे हैं क्या, एक बार बताना। तो क्या बोला मैंने आपसे, उन्होंने बोला कि भैया आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल जिसको वीरगाथा काल कहा गया, यानी शुरुआत का काल, जिसमें क्या क्या लिखा गया, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि लिखे गए। फिर साथ ही मध्यकाल में उन्होंने बांटा भक्ति काल में, और भक्ति काल उसका शुरुआती काल था जिसका समय बताया 1350 से लेकर के 1650, जिसमें राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आदि को लेकर के रचनाएं हुई। और फिर साथ ही आया आपका कौन सा, भक्ति काल के बाद में रीतिकाल। रीतिकाल में मैंने आपको बताया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध कवि हम पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, कौन कौन हुए ये भी जानेंगे, रीति मुक्त जानेंगे। ठीक है, आगे आधुनिक काल के विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया 3 विभाजन किए गए साथी। 3 विभाजन कौन कौन से हैं, पहला भारतेंदु युग जिसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, दूसरा द्विवेदी युग जिसको हम जागरण सुधार काल कहते हैं, और तीसरा साथी आपका छायावादी युग। विभाजन किस प्रकार से था, 1850 से लेकर के 1900, और फिर 1900 से लेकर के 1918, और 1918 से वर्तमान। छायावादी युग के 2 भाग हमने पढ़े, छायावाद और छायावादोत्तर। 1918 से 36, 20 से 36 परीक्षा में आएगा तो हम चुने, कोई हमको दिक्कत नहीं। छायावादोत्तर जिसको शुक्लोत्तर काल कहते हैं, 1936 से अब तक है। और फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवाद और नई। कोई दिक्कत, प्रदीप कुमार जी, बहुत सारा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नोट बना लिए क्या, आगे चले। उज्जवल सिंह जी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। रवि चौधरी जी बोल देंगे भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, सीधी सी बात है अजहर, बहुत अच्छा आपने आप सोच पाए हैं। आगे चले साथी, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत किसी को, ये विभाजन याद रखेंगे, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, जी भैया याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें। तो अब यहाँ से क्या क्रम तय हो जाता है कि विभाजन के बाद में हम उसी क्रम से जाने, नाम आता है आपका, हमने पढ़ा जैसे आदिकाल, तो ये जो युग है इनके नाम किसने दिए, क्या बोलेंगे। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, अगर मैं पूछ लूँ आपसे, आदिकाल को ऐसे लिख लो, ऊपर थोड़ा हेडिंग बना लो, आदिकाल को नाम, आदिकाल को नाम या आदिकाल का नामकरण लिख लो। आदिकाल मतलब शुरुआत का काल, युद्धों का काल था भाई, जब युद्ध चल रहे थे शुरुआत में उस समय के। तो आदिकाल को आदिकाल साथी किसने कहा, आदिकाल ये नाम आपसे पूछे, इतना पूछा जाता है हिंदी में आपका, तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद जी ने कहा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये साथी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा साथी आपका, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? क्या बोलेंगे? आदिकाल को, आदिकाल, आदिकाल को चारण काल, क्या बोलोगे? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। तीसरा साथी आपसे पूछा जाएगा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर सुमन राजे। किसने कहा? सुमन राजे ने कहा। चौथा साथी महत्वपूर्ण है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, क्योंकि सिद्ध इस समय थे, सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है साथी। और पांचवा आपसे पूछेगा, आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल साथी किसने कहा है? तो क्या बोलेंगे? इसको कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने साथी कहा है। आपसे पूछेगा दोस्त, आदिकाल को वीर काल पूछे, सिर्फ वीर गाथा नहीं, सिर्फ वीर काल, तो वीर काल बोलेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या बोलेंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। आगे आएंगे, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को यानी शुरुआत का काल, नाम उन्होंने बोला आदि नहीं, प्रारंभिक काल, तो मिश्र बंधु। मिश्र बंधु याद है ना भाई, कौन कौन है? एक बार प्लीज बोलना हाँ, तो उससे लगता है कि हाँ आप एक रिवीजन करते हैं। प्रारंभिक काल, आदिकाल को आपका बीजपन काल, यानी कि बीज अर्थात शुरुआत का काल, जैसे पौधा पहले बीज होता है, महावीर प्रसाद ने, इन्होंने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। लिखेंगे अगला बात, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को साथी रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है। और साथी रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल साथी किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और अगर हम बात करें रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल साथी किसने कहा है? तो क्या बोलेंगे? मिश्र बंधुओं ने कहा है, मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, मिश्र बंधु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर छायावादी युग को शुक्ल युग भी कहते हैं ना? हाँ भाई, हिंदी पर देखो इतनी पकड़ आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर, यानी शुक्ल के बाद का, अर्थात शुक्ल इससे पहले रहे होंगे। ठीक है सुधीर यादव जी, बहुत बढ़िया भाई। मैं जानता नहीं इसके बारे में, तो सर बताता कहाँ से आपको? जो मैं जानता हूँ वही तो बताएंगे, और मैं जो बता रहा हूँ प्लीज वो जान लीजिए। आगे आगे, गुरु जी आपने यूट्यूब पे नहीं लिखवाया था ये। भाई ऐसा थोड़ी है जो यूट्यूब पे पढ़ा है मैंने वही पढ़ाता रहूंगा। वो कितने 3 वर्ष पहले का, जब उतनी चीजें पता होंगी तो उतनी बताएंगे। अब से 2 वर्ष पढ़ाऊंगा तो फिर अलग चीजें हम पढ़ेंगे साथी, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि आप हमेशा एक जैसा पढ़ते रहें कि वही पढ़ें, उस पर एड ऑन कर लीजिए कुछ चीजें, है ना? ठीक है, ठीक है अजय यादव जी, आगे आएंगे। अजय यादव जी जरूर आपकी बात पहुंचाई जाएगी साथी। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कभी भी, आपका स्वागत है। उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्टर्बेंस नहीं होता, सजेशन तो जरूरी होते हैं, लेकिन निरर्थक बातें ना किया करो, बेवजह की बातें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी? क्या बोल दिया मैंने? रीति काल को रीतिकाल, और आपका हाँ रीति काल को साथी अंधकार काल, अंधकार काल बोले आपका। अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन ने कहा। किसने? त्रिलोचन युग ने, त्रिलोचन ने। ठीक है, ये याद रखना। अब होता है हमारा काम शुरू। अब कहोगे भैया लेखक और रचना समझते थे हम तो साहित्य, लेकिन साहित्य लेखक और रचना ही नहीं है, सिर्फ उसका इतिहास जानना भी है। अब धीरे धीरे क्या होंगे आपके सामने रचनाएं आनी शुरू। ठीक है, कोई देखेंगे? यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने बताया आपको, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। कितने साथी ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं और जानते हैं सिद्ध साहित्य यानी सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? आप कहोगे भैया सिद्ध तो हमारे गाँव में भी होते हैं, जय सिद्ध बाबा बोल देते हैं, लेकिन ये सिद्ध वो सिद्ध नहीं है। ये सिद्ध हैं बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित। कौन लोग थे? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से, वज्रयान शाखा से संबंधित, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। अगली बात क्या आएगी? सिद्ध कवियों की कुल संख्या, यानी सिद्ध साहित्य, तो साहित्य लिखा होगा, किसी कवि ने लिखा होगा। सिद्ध कवियों की कुल संख्या,
सिद्ध कवियों की कुल संख्या राहुल सांकृतायन जी के अनुसार, और बाकी सब लोग भी इनसे सहमत हैं, राहुल सांकृतायन की जी के अनुसार, राहुल सांकृतायन जी के अनुसार 84 है। कितनी है साथी? 84 है, 84 है, गलती नहीं करनी है। क्या बोलेंगे? इनमें 84 में से बात करूं, इनमें सरहपा को सबसे प्राचीन माना गया है साथी। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि, कितने दोस्त जानते हैं सरहपा की रचना का नाम? यूपी जेल वार्डन में पूछी गई थी, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, क्या बोलोगे? सरहपा की जो रचना है, लिख लो इस बात को भी, सरहपा की रचना कौन सी है साथी? सरहपा की रचना, सरहपा की रचना है दोहा कोश। यानी दोहा कोश नाम से जब रचनाएं आपको मिले तो आप कहेंगे दोहा कोश गीति हो, दोहा कोश नाम हो, दोहा कोश पाद हो। ये सब रचनाएं तीनों की तीनों, दोहा कोश नीति, दोहा कोश नाम, दोहा कोश पाद, ये किसकी है साथी? आपका ये रचनाएं हैं आपका किसकी? सरहपा की, सरहपा की। ठीक है, अब देखो अन्य सिद्ध कवि कौन कौन से हुए, तो इनकी पहचान क्या हुई नाम की? कौन जानता है भैया? इनके नाम के साथ में आता है पा। तो कई बार हिंदी साहित्य में अन्य सिद्ध कवि, जैसे आपका यूपी पूछा गया साहित्य में, टीजीटी, उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध कवि नहीं है, और तीन में पा लिखा हुआ था, एक में नहीं है। तो आपको इतनी बार पहचान हो जाना कि ये तो कॉमन पहचान है कि क्या बोलेंगे? सरनेम पा था, अन्य सिद्ध कवि, तो क्या बोलेंगे? पा। जैसे बोलते हैं हम लोग सबसे चर्चित नाम कौन सा है सिद्धों में जिसने सबसे ज्यादा नाम कमाया? लुईपा। लुईपा की रचना बताइए। लुईपा है साथी। डोम्भीपा है, डोम्भीपा। क्या बोलोगे? डोम्भीपा, पा लिखते हैं आपका। आर्यदेवपा, क्या बोलोगे? आर्यदेवपा है साथी आपका, आर्यदेवपा। चंपकपा है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? चंपकपा। तो ये पा लिखे रहते हैं। ठीक है, एक आपका बहुत चर्चित हुए सरहपा के शिष्य, सरहपा के शिष्य, ठीक है, जिनका नाम है सबरपा, यहाँ लिखेंगे। अब कुछ रचनाएं हैं वो लिख लीजिए। जैसे मैं बोलूं चर्यापद, चर्यापद की, चर्यापद के लेखक कौन है, ऐसे लिख लीजिए। चर्यापद के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे? आपका सबरपा। और साथ ही सबरपा कौन है? आपका सरहपा के शिष्य हैं, सरहपा के शिष्य। तो दरअसल में जो परंपरा चली सरहपा से, उसको आगे किसने बढ़ाया? वो बढ़ाया साथी आपका सबरपा ने। ठीक है, आपसे पूछे लुईपाद गीतिका की रचना, लुईपाद गीतिका, लुईपाद गीतिका के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो हम कहेंगे उसमें चर्यापद लिख दिया, लुईपाद गीतिका तो कौन है? लुईपा। और अगर आपसे कोई पूछे सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है, सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है, सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन है? आदि सिसोदिया जी, बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या बोलेंगे आप? लुईपाद गीतिका के लेखक कौन है? लुईपा, जो सिद्धों में सबसे प्रमुख। और हाँ, चर्यापद की नाम याद रख लेना साथी, कुछ ऐसे भी पूछ लेता है चर्यापद का अन्य नाम क्या है। चर्यापद का साथी जो अन्य नाम है वो है चदपिद। अन्य नाम क्या नाम है? चर्यापद को हम चदपिद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चदपिद के नाम से जानते हैं, ये बात कभी मत करना, ठीक है। और जैसे अन्य नाम से अगर हम बात करें, कहीं किनारे पर ये भी लिख लेना, जो प्रथम कवि है सरहपा के भी नाम है, सरहपा के भी नाम अभी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, मैं वहां पर मिस कर गया। सरोज वज्र, सरोज वज्र, सरोज वज्र और आपका सरहपाद, तो ये सरहपा ही है। सरहपा जो कवि हैं उनके अन्य नाम है ये, ठीक है, ये कभी गलती नहीं करनी। तो ये सिद्ध काव्य, समझे? सिद्ध काव्य का संबंध किससे था? बौद्धों से संबंधित एक काव्य था जिन्होंने हिंदी की रचनाएं की। जैसे योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से आते हैं? नाथ संप्रदाय से। सर गुरु गोरखनाथ भी तो वो नाथ संप्रदाय के हैं, रोहित शर्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? तो बात समझे, 84 सिद्धों ने अपना क्या बना लिया आप लोगों ने? आप समझोगे उन्होंने भैया अपना एक कोड बनाया, और अपने नाम के आगे जिसने भी सिद्ध साहित्य लिखा तो अपने नाम के आगे पा से लिखा। किससे? पा से लिखा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई परेशानी? वेरी गुड, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा रासो साहित्य। अभी आपसे मैंने पूछा था कुछ रासों के नाम बताइए, तो रासो साहित्य, रास मतलब क्या होता है? रास मतलब होता है किस्सा, कोई कहानी। और रासो साहित्य को साथी हम कहाँ रखते हैं? वीर गाथा काल में रखते हैं। क्या बोलेंगे? वीर गाथा काल के अंतर्गत उसका विभाजन करते हैं। और याद रख लेना, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि रासो जो ये नामकरण है, रासो नामकरण किसने किया? रासो नामकरण ये शुक्ल जी ने किया। और शुक्ल जी कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रासो साहित्य में साथी किसका नाम आता है सबसे पहले तो मुझे बताएं। सबसे प्रमुख नाम तो आता है, एक तरफ तो आप लिख लीजिए रासो, रासो लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए लेखक उनके। रासो और उनके क्या लिख लीजिए? लेखक लिख लीजिए, लेखक। सबसे प्रमुख कौन सा रासो माना जाता है भैया? पृथ्वीराज रासो। क्या बोलेंगे? पृथ्वी राज रासो।
किसने लिखा? इतिहास में आप जानती हैं पृथ्वीराज चौहान जी का नाम मुझे नहीं लगता शायद कोई नहीं जानता हो, सारे लोग जानते होंगे। गोलू आदि सिसोदिया, वेरी गुड भैया। खुमान रासो, बहुत गजब। तो क्या बोलेंगे? अगर मैं लेखक की बात करता हूँ तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई हैं। कौन है साथी? चंद्र बरदाई। और ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र थे, दोस्त थे उनके। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र और दोस्त थे। तो चंद्र बरदाई ने लिखा, लेकिन याद रख लेना पूर्ण किया इनके पुत्र ने, ये पूरा नहीं किया इन्होंने। पूर्ण किया किसने? जलहण ने। और जलहण कौन है? चंद्र बरदाई का बेटा है। तो यहाँ पर बात आती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य इतिहास में 2 युद्ध हुए। 1191 में हुआ आपका तराइन का पहला युद्ध, जिसमें जीत हुई पृथ्वीराज चौहान जी की। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें जीत हुई गोरी की। तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसी समय पर पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना के ले गया कौन? मोहम्मद गोरी। एक कथानक तो ये है। दूसरा कथानक जो मिले सिक्कों के अनुसार कहते हैं कि अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र जो है हुई संधि शर्तों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान जी को कुछ समय पर शासन किया। इसीलिए जो सिक्के मिले उन पर एक तरफ आपका पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ साथी आपका मोहम्मद गोरी का चित्र है। तो अगर ये 2 ऐसे विरोधी राजाओं का एक साथ चित्र देखने को किसी सिक्के पर मिलता है तो इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब साथी होता है कि दोनों ने किसी न किसी ने आपका किसी न किसी के अधीन एक शासन किया या मैत्रीपूर्वक एक शासन किया। अब यहां पर पता चलता है कि कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान जी ने विरोध किया, उसके बाद फिर गिरफ्तार करके लेके गए, बंदी बना के लेके गए। जब उन्होंने वापस से मोहम्मद गोरी को हराने की योजना बनाई तो कहते चंद्र बरदाई भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि उनके दोस्त थे तो चंद्र बरदाई साथ चलते। तो वो पूरा नहीं कर पाए, जलहण ने पूरा किया। तो यहां पर बात आती है पृथ्वीराज चौहान जी की प्रमाणिकता की, पृथ्वीराज रासो की। तो पृथ्वीराज चौहान जी पर तो कोई शक ही नहीं किसी को, ये तो आप जानते हैं रियल कैरेक्टर है। लेकिन जो ये पृथ्वीराज रासो है, इस पृथ्वीराज रासो को साथी माना गया है बहुत सारे लोगों के अनुसार क्या? अप्रमाणिक। बहुत सारे हिंदी के लेखकों ने क्या बोलेंगे? अप्रामाणिक माना गया। अप्रमाणिक का मतलब इसकी कहानी को ऑथेंटिक नहीं मानते, जिनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल। वह कहते हैं कि भाई देखो पृथ्वीराज रासो लिखा गया बाद में, ये कहते हैं कि जो इन्होंने लिखा वह एकदम विश्वसनीय नहीं है, अप्रमाणिक ही कह दिया उसको, कि जिसमें उन्होंने अप्रमाणिक माना गया है। जैसे पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार दिया, ऐसे कोई दिक्कत कोई परेशानी, अप्रमाणिक हो गया। और अगर बात करें जैसे आपका अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? जो ये कहते हैं आधे कथानक ठीक है, एकदम से अप्रमाणिक कहना सही नहीं है। अर्ध प्रमाणिक माना हजारी प्रसाद जी ने, हजारी प्रसाद जी ने, ठीक है। और साथ ही आपका प्रामाणिक माना किसने? प्रामाणिक किसने माना साथी इसको? प्रामाणिक मानते श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जैसे कर्नल टॉड है जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा और उस पर लगभग उनकी साथी पीएचडी है, बहुत विश्वसनीय, तो उन्होंने भी उसको माना। बहुत बढ़िया सर, आपने जो खाकी बैच में कराया वो तो कर ही रहे हैं, और जो इसमें तो कुछ किया कर ही रहे, हाँ करना होगा साथी, करना चाहिए, ठीक है। और क्या साथी आपसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो में कितने अध्याय हैं? तो 69 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब चैप्टर, अध्याय। 69 सर्ग या अध्याय सिंगल शैली में लिखा गया। रस कौन से प्रयोग किए गए हैं साथी इसमें? रस आपका वीर रस और श्रृंगार, ठीक है, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की प्रेम कहानी भी है संयोगिता के साथ में, ठीक है। कन्नौज के राजा गेहड़वाल वंश के जयचंद की बेटी कौन? संयोगिता। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बाद में साथी हम बात करेंगे आपका विजयपाल रासो किसने लिखा है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है बताएंगे? विजयपाल रासो को लिखा है आपका नलह सिंह भट्ट ने, नलह सिंह भट्ट ने। रणमल छंद को किसने लिखा है? ये भी एक रासो साहित्य में आता है, रणमल छंद श्रीधर ने लिखा है साथी। किसने लिखा है? श्रीधर ने। हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो को लिखा है सारंगधर ने, सारंगधर ने लिखा है साथी आपका। किसने? सारंगधर ने लिखा है, ठीक है। राम रासो समय सुंदर जी ने लिखा है, समय सुंदर। आपका परमाल रासो जिसको हम आला खंड के नाम से जानते हैं, आल्हा खंड, आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है, जगनिक ने, बहुत चर्चित है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका किया साथी वो किया वाटरफील्ड ने। इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन 2 भाई थे बताएंगे? अला और उदल, किस प्रकार से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और किस प्रकार से माफ किया था, वो इतिहास का पार्ट है। परमाल रासो क्या बोलोगे? जगनिक ने लिखा है साथी, कोई दिक्कत? बीसल देव रासो, नायिका जिसकी कौन है आपकी बता सकते हैं? बीशल देव रासो को किस पर लिखा गया है? बीसल देव तो राजा है ही, नरपति नाहले ने राजमती के ऊपर भी लिखा है। नायिका कौन है इसकी? राजमती, नरपति नाहले, ठीक है। और एक आता है आपका खुमान रासो, खुमान रासो,
कुमार रासो को साथी किसने लिखा है? आपका दलपति विजय ने लिखा है। दलपति विजय ने, दलपति विजय ने, दलपति विजय ने। नोट करें, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपका पृथ्वीराज रासो तो हो गए चंद्रप्रदाई, विजयपाल रासो, नलय सिंह भट्ट, रणमल छंद हो गए साथी आपका, रणमल छंद हो गया आपका किसका? श्रीधर का। हमीर रासो सारंगधर, राम रासो समय सुंदर हो गया आपका साथी, परमाल रासो जगनिक, बीसल देव रासो नरपति नाहर, खुमाण रासो दलपति विजय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके आगे कल हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे साथी, नाथ साहित्य को। और फिर नाथ साहित्य से आगे बढ़ेंगे किधर? आपका मतलब जो क्रम मैंने बताया उसी क्रम से आगे चलते रहेंगे। काव्य को पूरा करेंगे और भैया अंतिम तक नई कविता तक चलेंगे, नए पुरस्कार नए सम्मानों तक चलेंगे, नई रचनाओं तक पहुंचेंगे। बस बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे आपका। लगभग मैंने बताया इसको हम अगली आपका लगभग 10 कक्षाओं में पूरा करेंगे। आपने भी एक वादा किया था, मैं भी नहीं चाहता कि हम इसमें कहीं भागें या हमको कहीं पहुंचना है। ठीक है, आगे तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बस साथी रिवीजन करते रहना। थैंक यू, नमस्ते।